आज की। अच्छा जी, अब पहले तो मुझे बताइए जो स्टूडेंट कह रहे थे कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ताकि हम पहले उसको भी डिस्कस करेंगे। मुझे एक दफा मैसेज में लिख दें तो कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन 3 740 ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आज स्टार्ट लेते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन देख रहा था तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ओके, ये मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 714 सबको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लास में। पहले जरा थोड़ा सा हिस्सा वो कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब ब्रेक इवन चार्ट आ जाए या ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए तो एक अजम्पशन जो है हमने ऐड करनी है, और वो है देयर शैल बी कांस्टेंट सेल्स मिक्स। अब सेल्स मिक्स क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स के दरमियान एक रेशियो होती है सेल की, कि वो उसके दरमियान जो रेशियो क्या है कि लाइक आपके दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए है, आप इसके एक मंथ में 500 यूनिट बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बी के आप 900 यूनिट बेचते हैं, तो इनके दरमियान जो रेशियो होगी दैट इज नॉन एज सेल्स मिक्स। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ रेशियो ऑफ सेल्स मिक्स क्या होगी, तो हम कहेंगे 5:9। ठीक है, दिस इज 5:9, ये हमारी सेल्स मिक्स होगी। तो हमारी अजम्पशन ये होती है कि हमारी जो सेल्स मिक्स रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट में इशू क्या है, व्हाट इज इशू इन मल्टीपल या मल्टी प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन पॉइंट? Only issue is that the fixed cost of all product is common, यानी ये एक सिंगल होती है, यानी मीन इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये सिंगल अमाउंट होती है। ठीक है, अब जबकि हमने जब फार्मूला यूज करना होता है तो मुझे दो प्रोडक्ट्स का अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाह रहा हूं तो दोनों की फिक्स कॉस्ट सेपरेट चाहिए, जबकि क्वेश्चन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट दी होती है वो कॉमन होती है, सिंगल होती है। अब इसको हम करेंगे क्या, जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आएंगे तो अब क्या फिक्स कॉस्ट को हमें दो हिस्सों में अपोर्शन करना है, एक क्वेश्चन। यानी इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो सॉल्यूशन हमें ऑफ दिस इशू तो सॉल्यूशंस नजर आते हैं। ठीक है जी, एक सॉल्यूशन तो हमें ये नजर आता है कि अपोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट टू ऑल प्रोडक्ट्स, यानी आप जो फिक्स कॉस्ट को है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एवरेज कंट्रीब्यूशन। यानी अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं फिक्स कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं और दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो तो वैसे ही अलग है। अब जब मैंने दो अलग कर दिए, फिक्स कॉस्ट को सेपरेट कर दिया, तो दो ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएंगे, उसको ऐड कर लूंगा तो आंसर आ सकता है। एक तो सोल्यूशन ये नजर आता है, लेकिन दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो कंट्रीब्यूशन है दो प्रोडक्ट्स का, जो ए और बी का सेपरेट सेपरेट, उसको कंबाइन करके हम एवरेज कर लें। अब इनमें से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, क्या दिस वन फर्स्ट और सेकंड? जरा देखते हैं। फर्स्ट जो आपका सोल्यूशन मैंने आपके सामने लिखा, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, यानी इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन? लाइक जब मैं खुद लिख रहा हूं कि जी अपोर्शन करो फिक्स कॉस्ट को दोनों प्रोडक्ट्स पे या ऑल प्रोडक्ट्स पे, ऑल का मतलब अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन।
ठीक है, क्वेश्चन में जैसे मैक्सिमम भी आएंगी तो 3 आएंगी, इससे ज्यादा नहीं होती। तो इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन? कि इनकी बेस क्या होगी अपोर्शनमेंट की, क्या बेस वॉल्यूम होगा, यूनिट्स होंगे, या बेस जो है वो आपकी कोई और बेस होगी, लाइक लेबर और बेस होगी, मशीन और होगी। तो कोई भी जो आप चीज ले रहे हो वो अजम्पशन पर बेस कर रही है। लेकिन जो सेकंड अगर आप गौर से देखें तो हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एवरेज कंट्रीब्यूशन। देखें, जो कंट्रीब्यूशन में दोनों प्रोडक्ट्स का ले रहा हूं या ऑल प्रोडक्ट्स का ले रहा हूं, वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशन, दिस इज एक्चुअल, नॉट अजम्पशन। तो अब अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं तो व्हिच विल बी द सॉल्यूशन? डेफिनेटली द सॉल्यूशन इज दिस वन। यानी हम फर्स्ट को नहीं रखेंगे। जैसे लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो फिक्स कॉस्ट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसका आंसर मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट को आपने डिवाइड नहीं करना, बल्कि फिक्स कॉस्ट को सिंगल ही रहने दें, और उस अलबत्ता जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंबाइन करके एक सिंगल कंट्रीब्यूशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्रेक इवन पॉइंट। और दोनों मेथड में तरतीब से लेके चल रहा हूं। सबसे पहला मेथड होता है फर्स्ट मेथड, उसको हम कहते हैं विदाउट यूजिंग CS रेशियो, एवरेज CS रेशियो। हम एवरेज CS रेशियो यूज नहीं करेंगे और बल्कि कंट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। ठीक है, यानी दो मेथड होते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले जो हमने पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट के दो फार्मूले, जरा मैं इसको सामने लिख रहा हूं सिंगल प्रोडक्ट के। उसमें हमने पहला फार्मूला पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा फार्मूला हमने ब्रेक इवन पॉइंट का पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। सिर्फ फर्क ये था कि जब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो इन यूनिट्स आएगा, और ये निकालूंगा तो इन रुपीस आएगा। तो जहां जब मैं लिख रहा हूं विदाउट CS रेशियो, तो इट मींस मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा, इन यूनिट्स कैलकुलेट करूंगा, यानी इन यूनिट्स और फिर रुपीस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जरा स्टेप्स जो है वो मैं लिख रहा हूं, वो जरा आपने ध्यान से देखने हैं। पहला स्टेप, ये स्टेप सिर्फ समझाने के लिए, एग्जामिनेशन में जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो तरतीब ये होती है, स्टेप इस तरह नहीं रखते, यानी इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर हेडिंग्स नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर है कि तरतीब यही होगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है स्टेप 1 में, कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। जितनी प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकालना। ठीक है जी। अब जैसे मैं डाटा भी साथ साथ बनाता जा रहा हूं, आप देखते जाएं। लेट्स अज्यूम that company has 3 products A, B and C, and its relevant details are given as a whole। ठीक है जी। अब यहां पर वो हमें देता है जी प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B एंड प्रोडक्ट C, और इसकी वो हमें दे रहा है सेल्स प्राइस पर यूनिट 400, 500 और 600, और यहां पर मैं लिखता हूं जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये हमें दी हुई है 200, 280 और 400, ये हमें उसने गिवन है। ठीक है जी। तो इसकी मदद से अब मैं पहला स्टेप कैलकुलेट करूंगा, ये जो आपके सामने में हाईलाइट कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब 3 प्रोडक्ट हैं A, B और C। अब तीनों का मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना है, और कंट्रीब्यूशन पढ़ चुके हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा। और ये भी ध्यान में रखिए कि ये जो मैंने लिखा है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये सेल्स है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट में लेस कर देता हूं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसको 410 कर। अब इसमें से जब मैं माइनस करता हूं तो ये मेरा तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो चुका है। ये पहला स्टेप है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसमें कैलकुलेशन आपको क्या करनी पड़ सकती है कि वेरिएबल कॉस्ट की लिस्ट ही होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस की थी। तो फिर आप पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे लेस करेंगे। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2। अब हमने इसी कंट्रीब्यूशन को सिंगल कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। मैं कैलकुलेट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। ठीक है, अब पर मिक्स का मतलब क्या है? जब मैं वर्ड यूज करता हूं कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, तो याद रखिएगा कि हमें पांचवी अजम्पशन को दरमियान में लेकर आना है। देयर शैल बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। अब इसी डेटा में कहता हूं, लेट्स, अब मैं फर्दर अज्यूम करता हूं दैट रेशियो of 3 products is 10:6:3। ठीक है जी, यानी ये रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10:6:3। अब मैं ये कहता हूं जी कंट्रीब्यूशन पर मिक्स का मतलब क्या है कि एक मिक्स का मतलब मिनिमम क्वांटिटी, कोई भी उठा लो, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर मैं ज्यादा भी उठाऊंगा गलत नहीं है, लेकिन रेशियो ये होने चाहिए 10:6:3। यानी अगर मैं ये 19 यूनिट सेल करता हूं, 19 यूनिट्स, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्हीं प्रोडक्ट्स को नीचे लाता हूं मैं, ए बी सी, और यहां मैं लिखता हूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो अभी कैलकुलेट किया। ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 200 है, बी जो है वो 1 यूनिट बेचूंगा तो 220 का कंट्रीब्यूशन निकाल के देगी, और सी अगर मैं 1 यूनिट बेचूंगा तो मैं 190 का कंट्रीब्यूशन मेरा जनरेट होगा। अब अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर मिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रेशियो से। अब रेशियो देखें क्या है, 10:6:3। 10:6:3 यानी मीन अगर 10 यूनिट में ए के सेल करता हूं तो उस टाइम में बी के 6 यूनिट सेल होंगे और सी के 3 यूनिट सेल होंगे। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब ये 200 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, 2000, और ये सारा मल्टीप्लाई किया मीन। अब इसको मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा कि अगर मैं 200 यूनिट सेल करता हूं प्रोडक्ट ए का, 1 यूनिट सेल करता हूं तो 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगी वो प्रोडक्ट, और 10 यूनिट अगर मैं बेचता हूं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 2000 होगा। बी 1 यूनिट 220 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगी, और अगर मैं 6 यूनिट सेल करता हूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1320 है। सेम सी के अगर 3 यूनिट सेल करता हूं और 1 यूनिट 190 कंट्रीब्यूशन जनरेट करके देगी तो टोटल कंट्रीब्यूशन शैल बी 570। इट मींस कि व्हेन आई विल सेल 19 यूनिट्स in the ratio of 10:6:3, what will be the total contribution? That is known as contribution per mix. अब इन तीनों को मैं टोटल कर लेता हूं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स आ जाएगा 3890, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो रेड कलर से। यानी अगर मैं 19 यूनिट 10:6:3 रेशियो से सेल करूंगा तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन 3890 होगा। ठीक है जी। अब मैं चलता हूं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ मैं मूव करता हूं, और स्टेप 3 में हम लेते हैं जी स्टेप नंबर 3।
अब मैं कैलकुलेट करूंगा ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ मिक्स, ठीक है, यानी कितने टाइम्स, या टाइम्स कह लो या मिक्स कह लो, टाइम्स भी ठीक है, यानी कितनी दफा मैं 10:6:3 10:6:3 कितने टाइम में ये सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसके लिए फार्मूला वही यूज करेंगे जो हम नॉर्मल पढ़ते रहे, और फार्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, सिर्फ यहां फर्क क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं लूंगा, कंट्रीब्यूशन पर मिक्स लूंगा। अब मुझे दो चीजें चाहिए, एक फिक्स कॉस्ट, अब अज्यूम करते हैं, फर्दर अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट इज ₹816,900, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिक्स कॉस्ट लेनी है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 816,900, और इसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स से, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3890। अब जब डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्स और टाइम्स। अब देखिए कितने टाइम में इसको सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन होता है, इसको डिवाइड किया 210 टाइम, यानी 210 मर्तबा अगर मैं ये यूनिट सेल करूं 1063 तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लूंगा। ये मेरा जैसे ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्स में आया, अब चौथे स्टेप पे मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब जब मैं कह रहा हूं 210 टाइम सेल होगा और एक टाइम में 10 यूनिट सेल होने, तो प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट में सेल करूंगा, देखिए कैसे करेंगे, 210 टाइम्स इनटू 10 यूनिट्स, क्योंकि रेशियो इसके 10 है, अगर 10 यूनिट 210 मर्तबा सेल करूं तो ये 2100 जो है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट आ जाएगा प्रोडक्ट ए का। फिर प्रोडक्ट बी 210 इंटू 6, क्योंकि इसकी रेशियो 6 है, इसको 210 इंटू 6 किया 1260। देन प्रोडक्ट सी 210 इंटू 3, तो 630, यस यूनिट्स हैं, यानी इट मींस कि अगर 2100 यूनिट में सेल करता हूं प्रोडक्ट ए के, 1260 यूनिट सेल करता हूं प्रोडक्ट बी के, और 630 यूनिट सेल करता हूं प्रोडक्ट सी के, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन कर लूंगा, ठीक है जी। अब इसको आखिरी स्टेप पे चलता हूं और मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अगर निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ये यूनिट्स को उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं, ये यूनिट्स आ गए, या मैं टेबल की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेता हूं, प्रोडक्ट्स यूनिट्स सेल्स प्राइस, और यहां पर सेल्स आ जाए, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ए, अब कितने यूनिट हैं जी, 2100 यूनिट, प्रोडक्ट बी हमारे पास 1260 यूनिट, और सी 630 यूनिट। अब इनकी सेल प्राइसेस क्वेश्चन में गिवन है, यहां से आइएगा, ए की सेल प्राइस 400 रुपीज, बी की 500 और सी की 600, 400 500 600। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेल्स आ जाएगी, यानी ए प्रोडक्ट 840 की सेल जनरेट करें, बी की 630 और सी की 378, तो टोटल सेल जो है यानी 1848 मैं अगर सेल करूंगा तो दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ये याद रखिएगा 1848
यहाँ जो मैंने कैलकुलेट किया है उसका आगे डिटेल हमें मालूम है कि 1848 में ए का शेयर जो है वो 840,000 रुपीज होना चाहिए, बी का 630 और सी का 378। इसके अलावा अगर कोई मिक्स होगा तो उससे ब्रेक इवन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वो अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और वो अजम्पशन क्या थी? देयर शैल बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड। ओके जी, अच्छा देखें, आपने क्वेश्चन किया सर रेशियो इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम और प्राइस। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो आपकी रेशियो है वो वॉल्यूम पर होगी, वो प्राइस पर नहीं होगी, ठीक है। और ये जो अदरवाइज तो प्राइस में लेते तो 4:5:6 हो गए, तो हमने वॉल्यूम की रेशियो ली है जो अलग से मैंने लिखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके जी, अब ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी, आप बोलिएगा। आशा, आप बोलिएगा क्या क्वेश्चन है आपका? अल्ताफ, ओके, किसी का क्वेश्चन टाइप कर दे, मैं जवाब दे। जी, 210 हमने क्यों लिया, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका 210 का मतलब 210 टाइम्स है, यानी 210 मर्तबा अगर मैं उस रेशो को सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। यानी 10 रेशो 6 रेशो 3, यानी 10 यूनिट्स ऑफ ए, 6 यूनिट्स ऑफ बी एंड 3 यूनिट ऑफ सी, ये एक टाइम हो गया। अगर मैं 210 टाइम इसको सेल करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने उसी टाइम को यूज करते हुए उसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर। जब आप कह रहे हो 210 टाइम सेल करूंगा तो ब्रेक इवन होगा, तो एक टाइम में ए के कितने यूनिट सेल होंगे? 10, उससे मल्टीप्लाई किया। एक टाइम में बी के कितने यूनिट सेल होंगे? 6, वो हमने बी कैलकुलेट किया और इसी तरह सी को कैलकुलेट किया, ठीक है। ये तो था पहला मेथड। अब आइएगा सेकंड मेथड जो थोड़ा सा लेंथी है। ओके, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ मिक्सेस। देखो फार्मूला, ये जो ऊपर मैंने फार्मूला यूज किया था, जो पहले पढ़ चुके हैं वो 2 फार्मूले यूज किए थे। देखो बड़े सिंपल लॉजिक है, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहता हूं इन यूनिट्स, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर मिक्स पर यूनिट से डिवाइड करूंगा। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूं इन मिक्स, तो मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करूंगा कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। तो ये आंसर जो आएगा इन मिक्स या टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो ये जब मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आएगा, पर मिक्स पे डिवाइड करूंगा तो पर इन मिक्स में आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब मिक्स में मैंने कैलकुलेट कर लिया स्टेप नंबर 3 पे, फार्मूला वही रखा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। जब डिवाइड किया तो 210 आ गया, यानी इट मींस 210 टाइम्स अगर मैं सेल करूंगा इसी रेशो को तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट में आता हूं। और अभी मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि 210 टाइम्स का मतलब है कि 10 यूनिट वन टाइम सेल होंगे प्रोडक्ट ए के, 6 यूनिट प्रोडक्ट बी के, 3 यूनिट प्रोडक्ट सी के एट वन टाइम। तो इसलिए 210 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 210 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 210 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएगा। जो रेशियो आपने हमने यूज की है, ये जो गिवन है 10:6:3, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ वॉल्यूम की रेशियो है, सेल्स इन रुपीस की रेशियो सेम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगी? यस, बिल्कुल गिवन होगी।
और अगर गिवन ना हो तो उसका बड़ा सिंपल तरीका ये होता है कि यूनिट्स गिवन होंगे, उन यूनिट से रेशियो निकाल लो, जो जो मिनिमाइज हो सकती है वही रेशियो होगी। जो यूनिट्स है, वॉल्यूम, ये मैं बार बार कह रहा हूं, रुपीस का नहीं लेना आपने, वॉल्यूम का लेना। ठीक है जी। अब आइएगा सेकंड मेथड की तरफ, यही डेटा मैं यूज करूंगा और सेकंड मेथड की तरफ जाता हूं। सेकंड मेथड ये 7 स्टेप पे जाके सॉल्व होगा बाय यूजिंग CS रेशियो। अब मैं CS रेशियो से कैलकुलेट करूंगा। जरा यहां पर आइएगा जहां मैंने फार्मूले लिखे थे, लेकिन जब मैं CS रेशियो को यूज करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज आएगा, यानी इस मेथड में पहले रुपीज में आएगा फिर यूनिट्स में आएगा। जो पहला मेथड सॉल्व किया आप देखो, पहले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट किया हमने, फिर रुपीज में। लेकिन अब जब कैलकुलेट करूंगा तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पहले रुपीज में आएगा, फिर मैं उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। इन दोनों मेथड में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। ठीक है जी। रेशियो जो है वो हमेशा यूनिट्स की होगी, हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है, और यूनिट्स जो गिवन होंगे बस उसकी रेशियो ले लें, या रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में या यूनिट्स गिवन होंगे। तो जो यूनिट्स गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी, ए के आप 5000 यूनिट बेचोगे, बी के 3000 बेचोगे, तो 5:3 बन गई, सिंपल। तो इस तरह आपने इसको रेशियो लेनी होती है जितने यूनिट्स आपको देगा। अच्छा, सेकंड मेथड में मोर और लेस कुछ स्टेप वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। स्टेप नंबर 1 की तरफ आइएगा। अब मुझे चूंकि CS रेशियो चाहिए तो पहले कंट्रीब्यूशन पर मिक्स में मैं कन्वर्ट करूंगा उसी तरह। पहला स्टेप वही है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, सॉरी, पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। और ये मैं दोबारा कैलकुलेट करूंगा ताकि आपके ज़हन में रहे। डेटा मैं आपके सामने यहां से उठाता हूं, ये देखिएगा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये पहले स्टेप पे भी हमने कैलकुलेट किया था। ये कैसे निकलेगा, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप इनकी सेल प्राइस लोगे, इन प्रोडक्ट्स की पर यूनिट सेल प्राइस क्या है, उसको पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे मैं डिवाइड कर, सॉरी, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब इसे माइनस करूंगा तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। जैसे आप देख सकते हो, 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200, 500 माइनस 280 इज इक्वल टू 220, और 600 माइनस 410 इज इक्वल टू 190। अब दूसरा स्टेप भी हमने वही पढ़ा, जो पढ़ा है वही करेंगे। स्टेप 2, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। अब मैंने कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे रेशियो चाहिए, और ये ऊपर वही रेशियो है 10:6:3। क्योंकि ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये भी मैं एज इट इज यहां से ले लेता हूं, दिस वन। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ये कंट्रीब्यूशन आ गया 200, इसका कंट्रीब्यूशन 220, इसका 190, इसको इससे मल्टीप्लाई किया रेशियो से 10:6:3। अब मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालने का तरीका क्या है, आप हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जो स्टेप नंबर 1 पे निकाला हुआ है उसको लीजिएगा। जैसे ये लिया 200, 220, 190, और इसको जो रेशियो आपको गिवन होती है क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको प्लस करोगे, सम करोगे, तो दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू पर मिक्स। देखो ये इसमें और इसमें फर्क क्या है। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स का मतलब क्या था कि अगर हम 1063 यानी 19 यूनिट्स सेल करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, और ये यहां पर वर्डिंग क्या है कि अगर यही 1063 यानी 19 यूनिट अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा।
ठीक है, यहां कंट्रीब्यूशन नहीं, रेवेन्यू क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो मैं पहले सेल्स प्राइस पर यूनिट लेता हूं तीनों प्रोडक्ट्स की, यानी प्रोडक्ट ए, बी और सी, इनकी सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है, बल्कि यहां पर भी लिखी हुई है, अगर आप देखो 400, 500 और 600, यानी अगर एक यूनिट ए का सेल करूंगा तो मेरा रेवेन्यू 400 होगा, बी का एक यूनिट सेल करूंगा तो रेवेन्यू 500 होगा, सी का एक यूनिट बेचूंगा तो रेवेन्यू 600 होगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं रेशियो से, रेशियो वही है जो हमने पढ़ी 10:6:3। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज रेवेन्यू पर मिक्स, यानी 400 इंटू 10, 500 इंटू 6 और 600 इंटू 3। अब ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी ऐड कर दूंगा, दैट इज रेवेन्यू पर मिक्स। अब जरा एक स्टेटमेंट में ये दोनों को मैं डिस्टिंग्विश कर देता हूं। स्टेप 3 में जो हमने कैलकुलेट किया 8800, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 19 यूनिट सेल करता हूं, स्पेसिफिकली 10 यूनिट्स ऑफ ए, 6 यूनिट्स ऑफ बी एंड 3 यूनिट ऑफ सी, मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू जो होगा वो 8800 होगा। और इस स्टेप 2 का जो 3890 आंसर है, इसका मीनिंग क्या लूंगा कि अगर मैं ये सारे यूनिट सेल करता हूं 10, 6 और 3, 19 यूनिट सेल करता हूं इन द रेशियो ऑफ 10, 6, 3, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 3890 होगा। यानी इन ओवरऑल 8800 की सेल करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन 3890 है। और अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं स्टेप 4 पे आता हूं और मैं कैलकुलेट कर लूंगा एवरेज सीएस रेशियो। और एवरेज सीएस रेशियो यहां कैसे निकलेगी, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन पर मिक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर मिक्स, यानी कंट्रीब्यूशन पर मिक्स और रेवेन्यू पर मिक्स, इनको डिवाइड करूंगा। तो ये मैं दोनों चीजें कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं जरा अलग से आपके सामने लिख रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर मिक्स हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये मैं आगे लिख रहा हूं स्टेप नंबर 2 पे, और ये कितना है 3890। इसी तरह मैं रेवेन्यू पर मिक्स लेता हूं, रेवेन्यू पर मिक्स, और ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है स्टेप नंबर 3 पे 8800। जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि रेवेन्यू और जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, एक चीज जो आप खरीदते हो सपोज 10 रुपीज की, आप 12 में बेच रहे हो, तो मेरा रेवेन्यू जो है वो 12 रुपीज है। जो आप सेल, जो आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ रही है वो आपका रेवेन्यू है। और उसमें से अगर आप उसकी कॉस्ट लेस कर दो, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, वो लेस कर दोगे, तो जो 2 रुपीज बच रहे हैं वो मेरा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है जी, ये फर्क होता है इन दोनों में। रेवेन्यू इज द अमाउंट विच इज बेसिकली ग्रॉस अमाउंट एंड कंट्रीब्यूशन इज रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों में बेसिक फर्क। ठीक है, ओके। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास एवरेज सीएस रेशियो आ जाएगी जो मैंने फाइंड करनी थी, 3890 डिवाइडेड बाय 8800। अब जरा देखते हैं कि ये रेशियो कितनी बनी, 0.44205। ये मैंने 5 डेसिमल तक इसको आपके सामने शो कर दिया। ये मेरी एवरेज सीएस रेशियो आ। ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 4। उसके बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास एवरेज सीएस रेशियो आ चुकी है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है। अब मैं इस फार्मूले को यूज कर सकता हूं और मैं डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल लूंगा, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो सिंगल प्रोडक्ट के वाले से लिखा, यहां सीएस रेशियो एवरेज सीएस रेशियो होगी।
तो अब मैं स्टेप 5 पे कैलकुलेट करता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज सीएस रेशियो। और ये दोनों चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहले लिखते हैं जी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में लिखी थी। क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 यानी जो पहला मेथड यूज किया था, ये फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है 816,900। 816,900। ओके जी, बस 3 मिनट दे दीजिएगा। 4:45 पे नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, सिर्फ 3 मिनट जस्ट। फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है 816,900 और सीएस रेशियो जो है, सीएस रेशियो जो हमने ये कैलकुलेट की है 0.44205। अब मैं क्या करता हूं जी कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, दिस वन, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। अब देखोगे ये एग्जैक्टली वही आंसर होगा जो स्टेप 1 पे हमने निकाला था। ये देखिएगा 1848,000। अब कोई भी मेथड यूज करो, आंसर में फर्क नहीं आता। सिर्फ फर्क इतना सा है कि इस मेथड में पहले आप निकालोगे अमाउंट में, फिर यूनिट्स में आएगा। पहले मेथड में पहले यूनिट्स में निकाला था, फिर रुपीस में कैलकुलेट किया। अच्छा, अब आपने इस ब्रेक इवन पॉइंट जो कैलकुलेट किया कि आप 1848,000 की सेल करोगे, तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेट पे आ जाऊंगा। लेकिन अब इसमें मुझे ये भी देखना है, इसमें ए की सेल कितनी होनी चाहिए, बी की सेल कितनी होनी चाहिए और सी की कितनी होनी चाहिए। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी स्प्लिट करना पड़ेगा ए बी सी के लिए। उसके लिए मुझे रेशियो चाहिए। अब कौन सी रेशियो लेंगे? वो रेशियो नहीं जो वॉल्यूम रेशियो है। मैं लूंगा कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, यानी जो सेल इन अमाउंट रुपीस है उसका मैं लूंगा, यानी रेवेन्यू का। अब रेवेन्यू का कैसे लेंगे? देखिए, ये रेवेन्यू पर मिक्स दिया हुआ है 4,000, 3,000, 1,800। ठीक है, इसको मैं यहां लेके आता हूं आपके सामने, यानी मैं रेवेन्यू पर मिक्स लेता हूं तीनों प्रोडक्ट्स का। ये मैं दोबारा इसलिए ला रहा हूं ताकि आप यहां से देख सको। ये रेवेन्यू पर मिक्स ए का है 4,000, बी का 3,000 और सी का 1,800। यहां से रेशियो बनाइएगा। इसकी अगर रेशियो मिनिमाइज करूं तो रेशियो क्या बनेगी? रेशियो इज इक्वल टू, देखें अगर ये मिनिमाइज करता हूं पहले स्टेप पे, तो 40 रेशियो 30 रेशियो 18 मंथ है। और फर्दर मिनिमाइज करूं तो 20 रेशियो 15 रेशियो 9, यानी मैथमेटिकली मैंने सॉल्व किया, ये रेशियो बन गई रेवेन्यू पर मिक्स की। देखो 40 30 80 कैसे आया? 20 मैंने हटा दिए, 40 30 18 आ गया। और फिर फर्दर ये 2 पे डिवाइड होता है, मैंने सबको 2 पे डिवाइड किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रेवेन्यू की रेशियो आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप पे जाने से पहले हम जरा ब्रेक ले लेते हैं नमाज की। नमाज पढ़ने 10 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रिकॉर्डिंग जरा पॉज कीजिएगा प्लीज।
रेवेन्यू पर मिक्स हमने रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आई 12 रेशियो 15 रेशियो 9, चाहे 40 30 18 से करो या 20 15 9 से करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं जी, ये रेशियो निकला। अब स्टेप नंबर 7 पे आता हूं, दैट इज कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट या शेयर ऑफ ईच प्रोडक्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है आपने, इसमें हर प्रोडक्ट का शेयर बता दें। 1848 में ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा। तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट ए का निकाल रहा हूं शेयर। देखिए कैसे निकलेगा। टोटल सेल हमारी ब्रेक इवन पॉइंट 1848,000 है, इनटू इसकी रेशियो है 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 20 प्लस 15 प्लस 9, ये बनेगा 44। 12 20 प्लस 15 35 प्लस 9 44, यानी 20 डिवाइडेड बाय 44। अब इसको कैलकुलेट किया, 1848 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 44, तो ये देखें 840,000 आ गया और एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो हमने फर्स्ट स्टेप पे ए का कैलकुलेट किया था। ठीक है जी, ये इन रुपीस है, इन रुपीस। इसी तरह बी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का शेयर आएगा प्रोडक्ट बी का 1848,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है जी, तो इसको कैलकुलेट करें, 1848,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 54, ये 630,000। और प्रोडक्ट सी 1848,000 इंटू 9/44, यानी उसी रेशियो से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये 1848 इंटू 9/44, तो देखें 378। ये तीनों अमाउंट एग्जैक्टली वही होंगी जो हमने स्टेप नंबर मेथड नंबर 1 में कैलकुलेट की थी, 840,000, 630,000 और 378,000। जैसे ये कैलकुलेट हुआ, अब मैं आखिरी स्टेप पे आता हूं और स्टेप नंबर 8 मैं कैलकुलेट करूंगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा कि ये जो आपका रेवेन्यू निकला है, इसको इसकी सेल प्राइस पर डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट आ जाएगा। जैसे प्रोडक्ट ए का जो है वो रेवेन्यू है 840,000, इसकी सेल प्राइस जो है वो 400 रुपीज पर यूनिट थी। प्रोडक्ट बी 840,000 और इसकी सेल प्राइस जो है वो 500 रुपीज थी। ये सेल प्राइस यहाँ दी हुई है, ये देखिएगा 400, 500 और 600। ठीक है, इनको जो जो इनका रेवेन्यू आया है, प्रोडक्ट सी इसका है 378,000 डिवाइडेड बाय 600। ये बी को मैं ठीक कर लेता हूं, इसका मैंने 840 लिख दिया, ये 630 है। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये मेरे इन यूनिट्स आ जाएगा। अब इन यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, 840,000 डिवाइडेड बाय 400, 630,000 डिवाइडेड बाय 500 और 378,000 डिवाइडेड बाय 600, 630। तो ये एग्जैक्टली वो यूनिट है जो यहां कैलकुलेट किए थे। देखें 2100, 1260 और 630, 2100, 1260 और 630। ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं, जो भी एग्जामिनर जो भी मेथड के उससे सॉल्व कर लें। लेकिन जिसको अगर एग्जामिनर मेथड नहीं कहता कि किस मेथड से करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि पहला मेथड ज्यादा आसान है, कम टाइम लेगा और उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि आप उसी से कैलकुलेट करो, तो फिर आप लाजमन उसी से कैलकुलेट कीजिएगा। राइट, अच्छा, अब जरा जो क्वेश्चन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनकी तरफ आता हूं। अल्ताफ हुसैन, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मदिया वकार, प्लीज हेड ऑफिस इनको अलाउ कीजिएगा क्वेश्चंस के लिए। इनको क्वेश्चंस के लिए अलाउ कीजिएगा। स्टेप नंबर 6 में रिपीट कर देता हूं। देखिए स्टेप 6 में हमने ये करना है कि जो ये टोटल मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा, फिर इसको अपोर्शन करना है। मैंने ABC में अपोर्शनमेंट के लिए मुझे रेशो चाहिए, और यहाँ जो रेशो लेनी है वो रेवेन्यू पर मिक्स के लिए, जो आपने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट की हुई। ठीक है जी। ओके, तो ये तो था हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट का एक पोर्शन जो रहता था मैंने वो करवा दिया। अब जरा आपने आपके बजटिंग के क्वेश्चंस में जहां पर इशू था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आप लोगों ने लिखे थे, उसकी तरफ आता हूं और मैं वो आपकी फाइल शेयर कर। पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैंने जो सॉल्यूशन भेजा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि इसको यहीं से एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्वेश्चन है केमिकल एंटरप्राइजेस। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, केमिकल एंटरप्राइज कैलकुलेट एस्टिमेटेड कैश रिसीट एंड कैश डिसबर्समेंट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2017। सिर्फ सितंबर का उसने क्वेश्चन मांगा, सितंबर में। तो क्वेश्चन में देखें तो केमिकल एंटरप्राइजेस इज अ स्मॉल बिजनेस कंसर्न which deals in trading of chemicals. They are not in position to employ a full-time accountant, therefore hired a part-timer to maintain their accounts. The owner has provided information to the accountant which shows that their sales for the month of September was 612,500. ये उसकी total sale है, on which they earned a gross profit of 30%. The sales are likely to increase to 1 million in the next month. अगले महीने में सेल इंक्रीज होकर 1 मिलियन पे आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें फर्दर वो लिखता है, he also informed that there was increase in debtors of 17,500. However, creditor increased by 5,000 compared to last month. In inventory increased during the month by 8,750. It is estimated 1% of debts would be doubtful for recovery, and administrative and selling marketing expenses aggregate to 6,212 per month plus 15% of sale, or depreciation expense of 35,000 per month included in fixed marketing and general administrative expenses. Chemical enterprises had one consultancy project, and it is expected that first payment of 2 million on account of inception report will be received in November. आपने सिर्फ कैश रसीद बनानी है सितंबर की। अच्छा, जब सितंबर आपका सेल सितंबर की जो सेल है वो 612,500, सिर्फ मैं वो डाटा भी लूंगा जो सेल से रिलेटेड है। सितंबर की सेल है 612,500, दिस वन। और वो कह रहा है सेल्स जो है और रिसीवेबल का बैलेंस जो है, देयर वाज इंक्रीज इन डेटर्स ऑफ ₹17,500। इसको मैं जरा एक्सेल शीट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। जैसे लेजर बनाते हैं फाइनेंशियल में, मैं लेजर बना के समझा रहा हूं, जरा इससे देखिए। लेजर में
देखें डेटर्स का नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस आप कहां लिखते हो, डेबिट साइड पे, यहां पर हमारी सेल्स आती है, जो कैश रिसीव की है वो यहां पर आएगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से देखिए, वो कहता है डेटर 17,500 से इंक्रीज हुए हैं, यानी इसका मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस उसने दिया नहीं हुआ, अगर ओपनिंग बैलेंस 0 ज्यूम करता हूं, तो क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हुआ है 17,500 से, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के दरमियान डिफरेंस 17,500 लिखना है। ओपनिंग बैलेंस जो मर्जी हो, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 17,500 होना चाहिए। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस 0 कर देते हैं। अब यहां पर सेल लेंगे, सेल इस सितंबर की जो है वो 612,500 है। ठीक है जी, अब आप इसमें बैलेंस कर लें, जैसे लेजर में बैलेंस करते हैं, 612 में से 17,500 में लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 595,000। ठीक है, ये सॉल्यूशन में देखिएगा, ये अमाउंट 595 ये लेस की हुई है। ये मैंने आपको एक और मेथड से करवा दिया, ये भी देख लीजिएगा कि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखकर जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करें, खुद ये वैल्यू निकल आएगी। तो जो इंक्रीज हो रहा है रिसीवेबल, यकीनी बात है इंक्रीज का मतलब है कि ये सेल की है लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। ये 595,000 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और भी उसने मेंशन की थी, और वो ये था कि 1% जो है वो बैड डेट्स भी होंगे। ठीक है, ये हमने कहीं पढ़ा था इसमें, दिस वन इट इज एस्टिमेटेड 1% डेट वुड बी डाउटफुल फॉर रिकवरी। अब आप खुद बजट में कह रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो कि 1% रिकवर नहीं होंगे, तो ये जो सेल है इसका 1% जो है वो रिकवर नहीं होगा, 1% वो भी लेस कर दो क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये 588,875 जो है ये मेरी कैश रिसीट आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह कैश डिसबर्समेंट में आते हैं। अब कैश डिसबर्समेंट में देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की तरफ। वो कहता है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% है। अगर किसी भी चीज पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% होगा तो इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट 70% होगी, यानी परचेज कह लो, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, वो आपकी 70% होगी। ठीक है, तो इसमें हमने पहले स्टेप पे क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी, जितनी आपने सेल की है 612,500, इसका 70% ले लो, ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। यानी 6,12,500 की जो गुड्स सेल की है उसकी असल में कॉस्ट क्या थी, वो आ गई 428,750। अब इसमें दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक तो वो लिख रहा है इन्वेंट्री इंक्रीज ड्यूरिंग द मंथ 8750। देखो जब इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसको भी अगर लेजर फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसी फॉर्मेट में, तो देखिएगा कैसे आता है, जरा आसान हो जाएगा आपके लिए। परचेज निकालना चाह रहा हूं मैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, बल्कि इससे भी आसान तरीका बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये जब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो सीजीएस आती है। तो परचेज किसके इक्वल हुई, इसी को मैथमेटिकली देखो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ये परचेज अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो ओपनिंग स्टॉक यहां से माइनस होगा और क्लोजिंग स्टॉक इक्वल की जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो अब इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो हमने अभी कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ सेल्स वो हमारी कितनी थी 428,750। अब देखें इसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है 8750 से, ये इंक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज हुआ है तो इट मींस कि ओपनिंग स्टॉक जो है
वो अगर मैं 0 अज्यूम करूं तो ये तो प्लस होना है, माइनस होना है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्लस होना है। और वो कह रहा है जी कि आपका इंक्रीज हुआ है 8750 से। अगर मैं कहता हूं ओपनिंग स्टॉक 0 है तो क्लोजिंग स्टॉक यकीनी बात है 8750 होगा। अब इसमें से ये अमाउंट माइनस की, ये प्लस कर दी, तो 437500 जो है ये मेरी परचेज कहलाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये परचेज निकल आई। अब मुझे पेमेंट देखनी है, कितनी करनी है। वो लिख रहा है क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 5000। ये बिल्कुल वो डेटर वाला कॉन्सेप्ट। देखो 5000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनको अभी हमने पेमेंट नहीं की, वो लेस कर दो, लेस क्रेडिटर्स अनपेड, और वो है 5000। जब इसको लेस करूंगा, अब जो आंसर आएगा ये मेरा कैश डिसबर्समेंट है। 432,500 की जो है वो हमने पेमेंट की है, ये जो आपके सामने कैलकुलेशन हुई। ठीक है। अब इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। ये तीसरी चीज वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ये 2 दिए हुए हैं। ठीक है जी। इसके लिए भी हम थोड़ा सा, मैं कलर इसको डिफरेंट कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल और मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2 दिए हुए हैं। इसको भी मैं एक्सेल में लाता हूं। इसमें एक फिक्स एक्सपेंसेस है, और फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं 62125 पर मंथ। और वेरिएबल जो है वो कहता है 15% ऑफ सेल्स। अब मेरी सेल है 612,500, इसका 15% लीजिएगा। इन दोनों को टोटल कर लें, ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। अब क्वेश्चन में डाटा में देखिए वो लिखता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ 35 पर मंथ इंक्लूडेड इन फिक्स मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो कह रहा है कि इसमें ऑलरेडी शामिल हैं। और याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसलिए उसको लेस कर दो। डेप्रिसिएशन कैश बजट में नहीं आएगी। ये 35,000 इसमें से लेस कर दिया। जब लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 119,000, ये कैश बजट का हिस्सा बन जाएगी। ये डिसबर्समेंट है जो आपने की है 119,000। अब टोटल कैश डिसबर्समेंट कितनी हुई? 432,500 प्लस 119,000, 551,500 आ गई। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इसमें कोई बैलेंस वगैरह नहीं निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पूछा हुआ था कि कैश रिसीट्स और कैश डिसबर्समेंट जो है वो कैलकुलेट कर। ठीक है जी। एक तो क्वेश्चन आपका ये 3 का था, और होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उसके बाद आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपने पूछा जी। फैजान को अलाउ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी। फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बजटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने कहा 7। चलो 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा, यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल। ये भी कैश बजट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी इसमें केयरफुली करने वाला है, क्योंकि इसमें जरा 2 सीजन का डिस्कशन है, लो सीजन और हाई सीजन। So you are the general manager of a hotel. It is the hotel's policy that budget is prepared using a 6-month time horizon. You are about to prepare the budget for the July to December 19 and have collected the following information. Hotel has 90 bedrooms, each of which can accommodate 1 or 2 guests.
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड दिसंबर, ये 3 मंथ जेन में रखने, बल्कि टोटल देखें 6 मंथ का बजट है, जिसमें 3 मंथ जो है जुलाई, अगस्त और दिसंबर, ये हाई सीजन है। और स्टैंडर्ड रूम रेट जो है वो हमारा 110 पर नाइट है। इसी तरह ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लो सीजन पीरियड है और स्टैंडर्ड रूम रेट जो है वो 95 पर नाइट है। यानी सीजन में रेट ज्यादा है और ऑफ सीजन या लो सीजन में रेट कम है। रेट्स अबव अप्लाई टू ईच रूम रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर इज 1 और 2 गेस्ट। यानी अगर एक सिंगल गेस्ट आता है तब भी वही चार्ज करोगे, 2 गेस्ट है तो वो भी वही चार्ज करोगे, यानी पर रूम आपका रेंट है जो आप चार्ज कर रहे हो, फेयर चार्ज कर रहे हो। एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी पर नाइट एट स्टैंडर्ड रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 80 और 50%। अब ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है कि 90, मेरे पास जो होटल है उसमें 90 बेडरूम्स हैं। अब उसमें 90 रूम्स में हाई सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी होगी, यानी 80% जो है हमारे जो रूम्स हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे, और जबकि लो सीजन में 50% ऑक्यूपाइड होंगे। तो ऑब्वियसली मैं जो रेवेन्यू जनरेट करूंगा वो उन रूम से करूंगा जो ऑक्यूपाइड है। Company is registered with number of internet-based hotel providers like trip2enjoy.com. It is expected that subject to capacity and average of 20 rooms per night can be sold through these facilities. ये बड़ा जबरदस्त इसमें एक वर्ड है subject to capacity. अगर आपके पास capacity available है तो फिर आप 20 रूम्स मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट कर सकते हो। यानी 20 रूम्स की बुकिंग जो है वो थ्रू इंटरनेट जो बेस्ड होटल प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू आपकी होगी। ठीक है, दीज सेल्स विल बी इन एडिशन टू ऑक्यूपेंसी नोटेड इन पॉइंट 5, और ये उस ऑक्यूपेंसी के अलावा है। सो इंटरनेट बेस्ड प्रोवाइडर पेज 40% ऑफ स्टैंडर्ड रेट फॉर ऑल बुकिंग्स। यानी इस पे जो इंटरनेट बेस्ड प्रोवाइडर जो है उसको हम पे करेंगे 40, या वो पे करेगा पेज 40% स्टैंडर्ड रेट फॉर ऑल बुकिंग, यानी जितनी बुकिंग है उसका 40% हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। It is forecasted that average additional spending by guest will be 40 per room per night, and that the gross margin earned on this additional spending will be 35%. उसके बाद variable costs are estimated 12 per room night और fixed costs are estimated 40,000 per month. When occupancy is above 90%, additional staff of 150 per night are forecasted. तो अब मुझे ये कैश बजट बनाना है 6 मंथ पीरियड का। इसमें मंथ वाइज नहीं बनाना, आपने एग्रीगेट बनाना है टोटल में। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूं, यहां से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें सबसे पहले रेंटल रेवेन्यू, यानी जो आप रेंट पे दोगे रूम्स उस पे रेवेन्यू क्या होगा। जरा यहाँ पे आइएगा वर्किंग 1 में। देखिए हमारे पास टोटल रूम कितने हैं अवेलेबल, 90 बेडरूम्स हैं, और ये इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, हाई सीजन और लो सीजन। देखो इसमें टोटल 6 मंथ है और इसमें 3 मंथ जो हैं वो आपके सीजन है और 3 मंथ ऑफ सीजन है। तो लिहाजा हमने इसको 90 डेज में कन्वर्ट किया है। ये जो 90 आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये 90 डेज हैं सीजन के, और नीचे ऑफ सीजन में आएंगे तो ये 90 डेज जो हैं ये डेज हैं, ये आपके लो सीजन में। अब हाई सीजन में देखें सर, आते हैं टोटल रूम कितने हैं 90, ये टोटल 90 रूम्स है, 80% ऑक्यूपेंसी होगी। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ हाई सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी होगी, यानी 80% ऑक्यूपाई होंगे। जितने ऑक्यूपाइड होंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। ये आपका पर डे आपके बेड जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे रूम्स। 90 रूम्स हैं, 80% ऑक्यूपाइड होंगे, 72 रूम्स पर डे, और 90 डेज आपका सीजन रहेगा। इसको 90 से मल्टीप्लाई किया और रेवेन्यू जो है सीजन में उसने बताया 110 पर नाइट है, इसको मैंने 110 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा ड्यूरिंग सीजन 712,800। सेम इसी तरह ऑफ सीजन में आते हैं। ऑफ सीजन में हमारे पास 90 रूम्स हैं अगेन, और 90 डेज है और 50% ऑक्यूपेंसी होगी। ये 50% ऑक्यूपेंसी है, 90 डेज है। अलबत्ता यहाँ जो रेवेन्यू होगा वो 95 पर नाइट होगा,
95, तो इसको 95 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 384 750 आ गया। तो जो रेंटल रेवेन्यू होगा वो मेरा 1097550 है, जो मैं बजटेड इनकम स्टेटमेंट में ले आया। ये क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट का है, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये कैश बजट का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सेकंड, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंटरनेट बेस्ड, ये इंटरनेट बेस्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन देखिए, हाई सीजन में जब मैं आता हूं, हाई सीजन में ये 18 कहां से आया, ये चीज मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूं एक्सेल शीट में, ठीक है जी। देखिए हमारे पास टोटल रूम जो है वो 19, ये मैं हाई सीजन की बात कर रहा हूं, ये 90 रूम्स है पर डे, क्योंकि जितने भी जब होटल 90 डेज 90 बेड्स का है, 90 रूम्स का है, इसका मतलब रोज 90 डेज अवेलेबल है। अब इसमें वो कहते हैं जी कि सीजन में ऑक्यूपेंसी जो है वो हमारी कितने परसेंट होगी, 9 सॉरी ये क्वेश्चन में आता हूं मैं, ऑक्यूपेंसी 80% होगी, यानी ये 80% आपकी ऑक्यूपेंसी होगी, ये परसेंटेज में मैं लिख देता हूं। तो इसका मतलब रूम्स ऑक्यूपाइड कितने होंगे, तो 90 का 80% लूंगा, ये 72 रूम्स ऑक्यूपाइड होंगे पर डे। और इंटरनेट के थ्रू आप मैक्सिमम कितने दे सकते हो, एवरेज ऑफ 20 रूम्स पर नाइट, ठीक है जी, 20 रूम्स पर नाइट। लेकिन एक लफ्ज साथ क्या है, सब्जेक्ट टू कैपेसिटी, अगर आपके पास कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है तो याद रखिएगा कि मेरे पास अनऑक्युपाइड रूम्स कितने हैं, टोटल रूम्स 90 हैं, सीजन में 72 पर डे हमारे ऑक्युपाई होंगे, तो 18 मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब इंटरनेट बेस के लिए मैं 18 रूम दे सकता हूं। ये जो अब मैं आपको सॉल्यूशन में लेके जाता हूं, यहां पर आप देखिएगा ये जो 18 है वो यहां से मैंने आपको कैलकुलेट करके, एक्सेल शीट से मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर उसी तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, 18 रूम्स पर डे हैं और 90 डेज होगा, और रेवेन्यू 110 पर नाइट है, लेकिन 40% वो हमें पे करेगा, इंटरनेट जो बेस जो बुकिंग कर रहा है, तो उसका 40% जो है रेवेन्यू 71,280 आ गया। और सीजन में अगर लो सीजन की बात करूं, तो लो सीजन में 20 पूरे क्यों लिए, जरा देखते हैं। यही चीज अगर मैं लो सीजन में कैलकुलेट करूं इसी के सामने, तो 90 रूम्स हैं पर डे, ऑक्यूपेंसी जो है वो 50% है। तो अब मेरे टोटल रूम कितने ऑक्यूपाई होंगे ऑफ सीजन में, 45 पर डे। अनऑक्यूपाइड रूम्स कितने हुए, 45। तो यानी और जो मैं मैक्सिमम बुकिंग कर सकता हूँ 20 पर डे है, तो 20 मेरे पास अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू कैपेसिटी। कैपेसिटी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 20 डेज की, तो मैं 20 डेज को यहां पर पूरा ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है जी। 20 डेज है, 20 बेड है पर डे, 90 डेज है, रेवेन्यू 40% ऑफ 95 होगा, जो 68,400 139,680 की अमाउंट जो है वो यहां मैंने रेवेन्यू में लिख दी, ठीक है। अब तीसरा एडिशनल रेवेन्यू जो है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये एडिशनल रेवेन्यू कहां पे आ रहा है। देखें क्वेश्चन में आइएगा, एडिशनल रेवेन्यू में वो ये लिख रहा है, it is forecasted that additional spending by guests will be 40 per room per night, यानी जो एवरेज में जो एडिशनल स्पेंडिंग होगी जो गेस्ट करेंगे, ये स्पेंडिंग क्या हो सकती है, जैसे आपने होटल में उसको फूड प्रोवाइड कर दी या और फैसिलिटीज दे दी, उस पर आपकी 40 पर रूम पर नाइट आप अलग से चार्ज करोगे, ठीक है। इसमें सीजन ऑफ सीजन की बात नहीं हुई, जितने रूम्स ऑक्युपाइड होंगे उस पे 40 रूम पर नाइट जो है वो आप उससे पर रूम पर नाइट चार्ज करोगे। अब देखिए सीजन में आते हैं, सीजन में मेरे पास पूरे 90 रूम्स ऑक्युपाइड होंगे, 75 डायरेक्ट ऑक्युपाइड होंगे, और 18 जो है जो ऊपर कैलकुलेट किए थे इंटरनेट बेस्ड, तो ये 90 रूम्स पूरे ऑक्युपाइड होंगे, और 90
डेज है हमारे पास सीजन में, और उसमें हम 40 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मल्टीप्लाई 40 तो 324 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और लो सीजन में आपके जो ऑक्युपाइड रूम 65 कैसे आए, देखें 45 आपके सीजन में डायरेक्टली ऑक्युपाइड होंगे, 20 इंटरनेट के थ्रू होंगे, तो ये 65 हो गए। और पर 90 पर डेज डेज है ऑफ सीजन में, इसको 90 से मल्टीप्लाई किया और 40 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया थ्रू 34,000। ठीक है जी, ये अमाउंट आ गई मिलाकर 558,000। यानी टोटल जो मेरा रेवेन्यू होगा, जिसको आप इनकम कह लो, रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू, वो 1795 टू 30 रुपीज होगा। अब इसकी कॉस्ट में आते, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वर्किंग 4 में मैंने कैलकुलेट की, और वेरिएबल कॉस्ट ये दी हुई है उसने यहां पर, ये देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी 17 पर रूम नाइट, यानी पर रूम नाइट 17 आप चार्ज करोगे। अब देखिए 90 रूम्स ऑक्युपाइड हैं सीजन में, 90 डेज हैं, और 17 रुपीज मेरी कॉस्ट आएगी, तो ये 137,700 हो गई। ऑफ सीजन में मेरे 65 रूम्स ऑक्युपाइड होंगे और 90 डेज हैं, और 17 की कॉस्ट आएगी पर रूम पर डे, तो 99,450, तो टोटल अमाउंट आ गई 237,150। ये 237,150 की कॉस्ट यहां से आ गई। अब इसके बाद मैंने लिया एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट जो है उस, ये देखिएगा उसने यहां पर दी हुई है ये 35%, दिस वन के एवरेज एडिशन, दिस इन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। It is forecasting that average spending by guest will be 40 per room per night, and the gross margin earned on the additional spending will be 35। यानी ये जो 40 रुपीज में अर्न करूंगा, इसमें 35% मेरा मार्जिन है, 65% कॉस्ट है। तो ये जो 65% ली है, ये वही कॉस्ट है, यानी टोटल रेवेन्यू 558,000 होगा, उस पे 65% मेरी कॉस्ट होगी, जो 362,700 होगा। इसके अलावा देखिए फिक्स कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 40,000 पर मंथ। अब इसमें फिक्स कॉस्ट जो 40,000 पर मंथ दी हुई है, इसमें सीजन और ऑफ सीजन को मिलाकर टोटल 6 मंथ बनते हैं। एक मंथ की कॉस्ट जो है अगर 40,000 है, तो 6 मंथ की कॉस्ट 240,000 होगी। ये 240,000 कॉस्ट ये आ गई। और आखिर में वो लिख रहा है व्हेन ऑक्युपेंसी इज अबव 90%, additional staff cost of 150 per night are forecasted। ठीक है, अब देखें जब ऑक्युपेंसी आपकी 90% होगी, जरा चेक करते हैं यहां पर, ये मेरे 3 मंथ ऐसे हैं, जुलाई, अगस्त और दिसंबर, ये सीजन है। इसमें 72 जो हमने कैलकुलेट किए थे, ये ऊपर ऑक्युपाइड रूम डायरेक्ट ऑक्युपाइड है, और 18 इंटरनेट के थ्रू। तो टोटल ऑक्युपाइड रूम कितने होंगे मेरे, 90, जो कि 100% है, यानी 100 और 90 की मेरे पास कैपेसिटी है। तो ये अगर मैं इसको 90 पे डिवाइड करूं, यानी अवेलेबल आवर्स भी 90 हैं, तो ये 100% कैपेसिटी बनती है। तो ये लिख रहा है क्वेश्चन में कि जिसमें ऑक्युपेंसी 90% से ज्यादा होगी, एडिशनल स्टाफ कॉस्ट 150 पर नाइट होगी। यानी यहां पर इन 3 महीनों पे मेरी जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो 150 पर नाइट होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं अगले 3 मंथ की बात करूं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें जो मेरी ऑक्युपेंसी डायरेक्ट होगी वो 45 डेज है, और जो थ्रू इंटरनेट होगी वो 20 है। अब इसको प्लस करें तो ये 65 डेज बनती है। अब ऑक्युपेंसी चेक करें तो 65 डिवाइडेड बाय 90, जो कि बनेगी 72%। तो लिहाजा इस पोर्शन में, यानी इन 3 मंथ में हमारी एडिशनल कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट इनकर नहीं होगी। तो जो स्टाफ कॉस्ट इनकर हुई है वो सिर्फ पहले 3 महीने में, और वो यही आपको नजर आएगा, ये 3 मंथ वाली। 3 मंथ में 90 डेज होते हैं, और पर डे जो कॉस्ट है वो 150 है, जो कि 13,500 होगी। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 853,350,
और ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है। जब इसको लेस करूंगा तो 941,880 मेरा प्रॉफिट होगा इन 6 मंथ का। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसको लाजमन जरा आपने रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है पर बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा वो क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस वन, एंड दिस इज रिलेटेड टू कैश बजट फॉर द 4 month ended 30th April 2021। ये 4 महीने का बजट है। ये देखें आपके सामने, ये 4 month का, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है जी, ये 4 month का बजट है एंड दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट वन। जरा देखते हैं यहां से। Director of Fasil Naveed and Co were concerned about the firm cash flows. They have provided the following data. पहला लिख रहा है सेल्स फिगर्स मेंशन्ड। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर जब इंटरनेट बेस रेवेन्यू अलग से कैलकुलेट कर लिया देन एडिशन रेवेन्यू कैलकुलेट क्यों किया। ओके, देखिए पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि हमने एडिशन रेवेन्यू जो कैलकुलेट किया है आपके सामने दिस मंथ, ये एडिशन रेवेन्यू क्यों कैलकुलेट किया, इसलिए कि वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये जो आपने वर्किंग 1 मैंने बनाई हुई है ये 72 पे है, 72 रूम्स पे, 90 का 80% और 90 का 50%। तो ये नहीं बात है, एडिशनल इंटरनेट बेस जो है वो अलग आ रहा है। ये एडिशन रेवेन्यू जो है ना, ये वो है जो फूड वगैरह की फॉर्म में है, ये अलग से है। ये इंटरनेट बेस जो है वो सेपरेट है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट रेवेन्यू, ये दोनों रेंटल है। ये सिर्फ मैंने अलग-अलग इसलिए किया कि ये वो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ये इंटरनेट बेस के थ्रू कर रहे हो, और ये आपका एडिशनल रेवेन्यू है। जैसे फूड्स आप प्रोवाइड करते हो उस पर जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 40 रुपीज पर नाइट पर जो गेस्ट है उसके हिसाब से। इसके अलावा और क्वेश्चन देख लेता हूं आप लोगों के। जी, एडिशन स्टाफ में 90 मींस रूम्स, यस 90 जो है वो रूम्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5B, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने पहले इसको देख लें। देखिए सबसे पहले तो सेल की तरफ आए, वो लिखता है सेल्स फिगर मेंशन बिलो आर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टू जून। और इसमें देखें कुछ एक्चुअल सेल दी हुई है पिछले 2 महीनों के, नवंबर और दिसंबर की, फिर फोरकास्टेड सेल आपको 6 मंथ की गिवन है। वो लिखता है हाफ द सेल आर नॉर्मली पेड इन द मंथ इन विच दे इनकर। यानी अब कोई भी एक मंथ उठा लो, पैटर्न अगर बनाना हो तो नवंबर की जो सेल की है उसकी आधी सेल नवंबर में कलेक्ट होगी, लेकिन एंड आर द कस्टमर आर रिवॉर्डेड फॉर 5% कैश डिस्काउंट, और उस पर हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसी तरह जो वो कहता है रिमेनिंग सेल आर पेड फॉर नेट इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। देखो कोई भी एक महीना ले लेते हैं, सपोज जनवरी की सेल। जनवरी की सेल जो है वो मेरे पास है जी 65,000। ये कब कब कलेक्ट होगी, इसका कलेक्शन पैटर्न बना रहा हूं। जनवरी की सेल इन जनवरी कितनी कलेक्ट होगी, उसने कहा है जी हाफ ऑफ द सेल 65,000 shall be collected in the same month subject to 5% कैश डिस्काउंट, और उस पर हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे। यानी अब मैं 65,000 को पहले हाफ करूंगा और इसका 95% लूंगा, तो इस यानी इस सेल का 30,875 सेम मंथ में कलेक्ट होगा।
और आधी अमाउंट जो है फरवरी की, यानी इसी की जो आधी अमाउंट है 65,000 डिवाइडेड बाय 2, और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, वो हमारी फरवरी में कलेक्ट होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दें या 50% कर लें। अब आपका इन दोनों का सम जो है वो 65,000 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने 5% डिस्काउंट दिया है। जब डिस्काउंट दिया है तो कैश तो कम आएगा ना, जितना आपने सेल किया उससे कम आएगा। तो लिहाजा ये दो सेल आएंगी, जनवरी की आधी सेल जनवरी में, आधी सेल फरवरी में। लेकिन जो सेम मंथ में होगी उसमें 5% कम आएगा और अगले महीने पूरी अमाउंट आएगी। तो यही कैलकुलेशन आपको यहाँ सोल्यूशन में नजर आएगी। देखिए, मैं पहले इसकी सेल्स लेता हूं। ये जो 60,000 और 40,000 45,000 जो अमाउंट आ रही है, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रिसीट आई थिंक मैंने वर्किंग नहीं बनाई, इसको मैं बना देता हूँ। ये मिस्टेक हुई है इसमें, ये मैं बना देता हूँ वर्किंग दोबारा से लेके। क्वेश्चन नंबर 10। जी देखें, इसमें अब पहले मैं कलेक्शन की वर्किंग बना देता हूँ, तो फिर ठीक कर लेंगे उसको। कलेक्शन अगेंस्ट सेल्स, और यहाँ मंथ बना लेते हैं। 4 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अच्छा, एक एक सेल लेते हैं। दिसंबर से मैं शुरू करूंगा। दिसंबर की सेल, दिसंबर की जो सेल है वो 64,000 है। इसकी आधी सेल तो दिसंबर में हुई है। हम जो बजट पीरियड ले रहे हैं वो कैश बजट फॉर 4 मंथ एंडेड 30th अप्रैल, यानी इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में कलेक्शन कितनी होगी? दिसंबर की आधी सेल दिसंबर में होगी, वो मेरा बजट पीरियड नहीं है। और जो आधी सेल है जो कि 64,000 का डिवाइडेड बाय 2, ये जनवरी में होगी। ठीक है, इसी तरह आप जनवरी की सेल ले लें जो मैंने कैलकुलेट की आपके सामने कलेक्शन पैटर्न में। वो 65,000 सेल है, उसकी जो 30,875 जो है वो जनवरी में कलेक्ट होगी और 32,500 फरवरी में होगी। सेम इसी तरह अगर मैं फरवरी की सेल ले लूं, फरवरी की सेल जो है वो मेरे पास 70,000 है। अब 70,000 की जो सेल्स है, इसकी हाफ सेल का 95% फरवरी में कलेक्ट होगा और 70,000 का हाफ जो है वो मार्च में कलेक्ट होगा। इसी तरह मार्च की सेल लेते हैं। मार्च की सेल जो कलेक्ट होगी मार्च और अप्रैल में। अब मार्च में होगी 72,500 सेल है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.95, और अप्रैल में जो कलेक्शन होगी वो 72,500 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह आप अप्रैल की सेल लीजिएगा। अप्रैल की सेल सिर्फ अप्रैल में कलेक्ट होनी है, और अप्रैल और मई में, मई मेरा बजट पीरियड नहीं है, ये 76,250 है। 76,250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.95, तो 36,219। इनको प्लस कर लेते हैं। 62,875 ये अमाउंट हमारी कलेक्शन हुई है। ठीक है जी, ये यहां पर हम इसको ये करेक्ट करना पड़ेगा, यार ये गलत हुई है। इसकी मेरा ख्याल है कोई और क्वेश्चन मैं कॉपी कर चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, ये मैं दोबारा भेज दूं। ओके, ठीक है, 6 बजे आपका नेक्स्ट क्लास है। ठीक होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट है, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन नंबर 5 में सर वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है सर 18,000 सर, ओपनिंग भी और सर क्लोजिंग भी है। जी जी। तो सर यहाँ पे सेम है, अगर सर डिफरेंट हो सर तो फिर क्या करना है? आपने सर वहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जी ये सेम है तो इस वजह से हम इसका कुछ करेंगे नहीं। ओके देखिए, इसमें वर्क इन प्रोसेस में ना हमारी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यूनिट्स नहीं होते बल्कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होती है। अब इसमें इस क्वेश्चन जी में सर। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दी हुई, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट होगी तो क्लोजिंग ऐड करोगे और ओपनिंग माइनस करोगे, ठीक है। चले, ठीक है जी। अब क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।